हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज की क्लास में हम जावा का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ओके, वो भी 2023 विंटर का एमएसबीटी सिलेबस। यस, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, क्वेरीज आती है कि मैम हमने यूट्यूब पे सर्च किया तो वहां पे क्वेश्चन पेपर की फुल्ली सॉल्व आंसर्स हमें नहीं मिलते हैं, तो फिर हम प्रिपेयर कैसे करें? तो इसीलिए मैं आज आपके लिए 2023 का विंटर का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। ओके, तो इस क्लास में हम पार्ट 1 देखेंगे, मींस क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 के आंसर्स देखेंगे, वो भी ब्रीफली। ओके, सो ये जो जावा का सिलेबस है वो एमएसबीटी के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि अभी एमएसबीटी की एग्जाम आ रही है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। सो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ओके, और इजी लैंग्वेज में मैंने दिए हैं। ओके, एज यू ऑलरेडी नो कि मैंने जावा एंड एडवांस जावा सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ओके, सो मुझे आंसर्स पता है कि कौन से आंसर्स कैसे लिखने हैं। ओके, सो अगर आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाते हो, सो आई होप कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी, है ना, एक आइडिया आ जाएगा कि आंसर्स कैसे लिखने होते हैं और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके, सो इस क्लास में हम ओनली 3 क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 हम वो फुल्ली सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम 4, 5 एंड 6 क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद 2023 विंटर क्वेश्चन पेपर। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये 2023 विंटर का क्वेश्चन पेपर ले लिया है। ओके, सो हम यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे, ना कि फुल एक्सप्लेनेशन। ओके, क्योंकि मुझे पता है आपको सिर्फ आंसर्स चाहिए, ना कि एक्सप्लेनेशन, है ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो आपको क्या करना है, कौन से भी 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, वो भी 10 मार्क्स के लिए है। ठीक है, सो ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ओके, सो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको आंसर्स यहाँ पे दे दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस के आंसर थोड़े ज्यादा ही दिए हैं, ब्रीफ में ही दिए हैं। ओके, सो दैट अगर आप रीड करते हो 1 और 2 टाइम्स तो आपको पूरी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इनलिस्ट एनी 2 लॉजिकल ऑपरेटर एंड 2 बीट वाइज ऑपरेटर। सो ये जो कॉन्सेप्ट है लॉजिकल एंड बीट वाइज ऑपरेटर्स का, ये आपको हमारी जावा की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, सो वहां पे मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है। ओके, सो यहाँ पे आंसर देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, so logical operators are generally used for combining 2 or more relational statements. They return Boolean values. The logical operators are used primarily in the expression evaluation to make a decision. ओके, सो यहाँ पे हमें बोला है कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है कि ये कंबाइन करता है 2 और मोर स्टेटमेंट्स को। सो अगर आपने लॉजिकल ऑपरेटर का वीडियो प्लेलिस्ट में देखा होगा, सो वहां पे हमने देखा था विथ ट्रूथ टेबल, है ना। तो ट्रूथ टेबल वहां पे हमने निकाला था। सो क्या बोला है यहाँ पे कि जो भी कंडीशंस होती है, जैसे कि अगर हमने 2 कंडीशंस ले ली तो 2 कंडीशंस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, और हमें बुलियन वैल्यू ही प्रिंट होंगी। ओके, सो बुलियन वैल्यू मीन्स ट्रू और फॉल्स, है ना। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल देखिए, 0 0 का 0 आंसर आता है, 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 0। ओके, मीन्स अगर एक कंडीशन फॉल्स रही और दूसरी ट्रू है तो आंसर हमेशा फॉल्स ही आएगा। ओके, एंड फर्स्ट वन अगर ट्रू है देन फॉल्स है तो आंसर हमेशा फॉल्स ही आएगा। ओके, और यहाँ पे अगर दोनों ट्रू वैल्यू है तो यहाँ पे आंसर 1 आता है। ओके, सो इट रिटर्न्स ओनली बुलियन वैल्यूज, हमें फॉल्स या फिर ट्रू में वैल्यूज आंसर्स मिलता है। ओके, सो यहाँ पे ऑपरेटर्स देखते हैं, एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। ओके, सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया है, देखिए। सो लॉजिकल एंड मीन्स व्हाट, दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू if all relational statement combined with and are true, else it returns false. Yes, so यहाँ पे आपको easily understand हो जाएगा कि मैंने जैसे बोला था कि अगर
एक वैल्यू फॉल्स होती है और दूसरी ट्रू होती है तो आंसर फॉल्स ही आएगा। एंड अगर फर्स्ट वन कंडीशन ट्रू है एंड सेकंड वन कंडीशन फॉल्स है तो आंसर हमेशा फॉल्स ही आता है। ओके, सो दिस इज अबाउट एंड। Okay, now, so logical OR, this operator returns if at least one of the relational statement combined with or is true, else it return false. Yes, so यहाँ पे हम यहाँ पे truth table निकालते हैं. So अगर values दोनों भी false है, that is 0 0 है, so answer false ही आएगा. अगर एक condition false है, दूसरी true है, so answer 1 आएगा, that is true आएगा. ओके, एंड फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है एंड सेकंड कंडीशन फॉल्स है देन आंसर आता है 1. ओके, एंड बोथ ट्रू देन नो प्रॉब्लम, आंसर हमेशा 1 ही आएगा, दैट इज ट्रू ही आएगा. ओके, सो अगर हम ट्रू और फॉल्स की टर्म में लिखते हैं तो कैसा आएगा, यहाँ पे फॉल्स, दिस इज ट्रू, ट्रू एंड ट्रू. Okay, so this is about OR operator. Then logical NOT. So logical NOT, it returns the inverse of the statement's result. Yes, it's very easy कि अगर हमारी कंडीशन अगर 0 है so आंसर हमेशा 1 आएगा. अगर हमारी कंडीशन 1 है तो आंसर हमेशा 0 आएगा. That is, if the value is false, it will return true, and the value is true, it will return false. ओके, गॉट इट. सो ये हो गए लॉजिकल ऑपरेटर. सो क्वेश्चन में हमें बोला था कि 2 ही बताने हैं, 2 लॉजिकल ऑपरेटर. ओके, सो आप इन तीनों में से कोई भी 2 लिख सकते हो. ओके, नाउ देखते हैं कि बीट वाइज ऑपरेटर. सो बीट वाइज ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेटर्स दिए हैं. सो बीट वाइज एंड, बीट वाइज एक्सक्लूसिव और, बीट वाइज इंक्लूसिव और, एंड बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो सिंबल देखिए, एंड के लिए ये यूज होता है, और के लिए ये, इंक्लूसिव और के लिए पाइप, एंड कॉम्प्लीमेंट दैट इज निगेशन का साइन. ओके, सो इसके यूजेस आप ऐसे लिख सकते हो. अगर डिस्क्रिप्शन देखना है तो हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे. तो देखिए कि बीट वाइज ऑपरेटर, ये भी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ओके, वीडियोज में. ठीक है, सो फर्स्ट ऑपरेटर दैट इज बाइनरी एंड. दिस ऑपरेटर कॉपीज अ बीट to the result if it exists in both operands. ओके, जैसे कि यहाँ पे हम एंड का ट्रूथ टेबल निकालते हैं. जैसे हमने लॉजिकल में बोला था कि यहाँ पे अगर 0 0 कंडीशन हुई सो आंसर इज 0 0 1, आंसर इज 0 1 0, आंसर इज 0 एंड 1 1, आंसर इज 1. सो एंड कंडीशन ऐसे रिप्रेजेंट होती है. अगर एक कंडीशन फॉल्स है एंड दूसरी ट्रू है तो आंसर हमेशा फॉल्स आता है. ओके, एंड फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है एंड देन फॉल्स है तो आंसर हमेशा फॉल्स ही आएगा. ठीक है, ओके, सो ये है बीट वाइज एंड ऑपरेटर. देन बाइनरी और, दैट इज बीट वाइज और हम देखते हैं. सो उसके लिए भी बोला है यहाँ पे कि ऑपरेटर कॉपीज द बिट इफ इट एग्जिस्ट इन अदर ऑपरेंड. ओके, सो सिंपल इजी लैंग्वेज में हम यहाँ पे देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. ओके, अगर दोनों भी फॉल्स कंडीशन रही तो हमारा आंसर हमेशा 0 ही आएगा. अगर दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स है एंड एक ट्रू है सो आंसर हमेशा ट्रू ही आता है. वैसे यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी. ओके, सो एक कंडीशन फॉल्स होती है और दूसरी ट्रू होती है. इन दोनों के केस में हमेशा आंसर ट्रू ही आता है. ओके, सो दिस इज बाइनरी और, बाइनरी एक्सऑर. ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पर भी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. ओके, सो इन दिस केस अगर वैल्यू फॉल्स रही, दोनों भी वैल्यू अगर फॉल्स है तो आंसर आएगा हमेशा 0. ओके, एंड अगर दोनों भी वैल्यूज ट्रू है सो आंसर आता है 0. एंड अगर एक कंडीशन फॉल्स है एक ट्रू है तो आंसर हमेशा 1 आता है दोनों का भी. ओके, एंड बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट, ये तो बहुत इजी है. जैसे हमने लॉजिकल ऑपरेटर में देखा है कि अगर वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम 0 का निकालते हैं तो आंसर क्या आता है 1, है ना. अगर वंस कॉम्प्लीमेंट हम 1 का निकालते हैं तो आंसर आता है 0. ओके, सो ये है बीट वाइज ऑपरेटर. आप चाहे तो इन चारों में से कोई भी 2 ऑपरेटर्स लिख सकते हो. ओके, सो इस तरह से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है. नेक्स्ट इज
define constructor. ओके सो यहाँ पे ओनली बोला है डिफाइन करने के लिए, बट मैंने थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया है. सो कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू असाइन इनिशियल वैल्यू to instance variable of the class. It has the same name as a class name in which it resides and it is syntactically similar to any methods. Constructor do not have return value, not even void, because they return the instance of a class. Constructor called by new operator. It calls a default constructor if there is no constructor available in the class. In such a case, Java compiler provides a default constructor by default. Okay, so constructor simple फंडा है, कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए कंस्ट्रक्टर क्लास का यूज होता है. सो कंस्ट्रक्टर नेम जो होता है वो हमेशा सिमिलर होता है क्लास नेम के साथ. ओके तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, आप देख सकते हो. जो test1 दिख रहा है आपको वो सिमिलर है इस test1 से. कंस्ट्रक्टर होता है उसका नेम एंड क्लास का नेम सेम होता है ना. ओके सो कभी भी ये कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होता है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टेस्ट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं दिया है, ना कि यहाँ पे वॉइड भी दिया है ना. सो यहाँ पे वॉइड या फिर कौन सा भी रिटर्न टाइप यूज नहीं होता है. जब भी हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है तो वो बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड ही कॉल करते हैं. जैसे कि यहाँ पे test1. ओके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है ना कि test1 r इज इक्वल टू न्यू test1. सो ये test1 क्लास का नेम है, दैट इज कंस्ट्रक्टर नेम है. r इज इक्वल टू न्यू test1. सो न्यू क्यों यूज होता है? टू कॉल अ क्लास. सो न्यू कीवर्ड का यूज हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था. जो भी कंस्ट्रक्टर यूज यहाँ पे होगा वो कॉल होगा न्यू ऑपरेटर से. अगर हमने पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट कोई भी कंस्ट्रक्टर में पास नहीं किए हैं, सो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वही कॉल्ड होता है. ओके तो यहाँ पे देखिए जैसे कि test1 में मैं ये इरेज कर देती हूँ. सो ये जो test1 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं किए हैं, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल्ड होगा. So there are two types of constructor. First is default constructor. It is also called as no argument constructor. Default है क्योंकि इसमें कोई भी argument नहीं दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना. So that is no argument constructor. And next is parameterized constructor. So parameterized constructor कैसे होता है? Simply example दे रही हूँ. जैसे test1 यहाँ पे है, so ये तो हो गया हमारा default constructor. So parameterize means कि हम इसमें parameters fill करेंगे. जैसे हम बोल सकते हैं int a and int b. Okay, so this is called as parameterized constructor. देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, प्रोग्राम है ये. ओके विथ आउटपुट. सो ये क्लास का नाम है test1. देन हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है. नेक्स्ट अभी कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया है. सो क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम आर ऑलवेज सेम, है ना. सो test1 इज अ कंस्ट्रक्टर विच इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है ब्रैकेट्स में. लेंथ को एक वैल्यू असाइन की है, दैट इज 4 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 5. सिंपल सिर्फ असाइनमेंट ही किया है. ओके देन मेन फंक्शन लिख लिया यहाँ पे. ओके देन हमने क्या किया है कि कंस्ट्रक्टर कॉल किया है. कैसे? test1 r इज इक्वल टू न्यू test1. फिर कॉल करने के बाद हमने प्रिंट कर दिया है वैल्यूज लेंथ एंड ब्रेथ की. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एरिया फाइंड आउट करना है. सो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना. इसीलिए r डॉट लेंथ आप कॉल करेंगे तब ये लेंथ की वैल्यू कॉल करेंगे. ओके दैट इज 4, है ना, मल्टीप्लाइड बाय r डॉट ब्रेथ इज इक्वल टू 5. सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20. सो आउटपुट हमें मिल गया है 20. सो इफ यू वांट यू कैन राइट दिस एग्जांपल आल्सो. ओके सो यहाँ पे सिर्फ डिफाइन कंस्ट्रक्टर बोला है. सो आप ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके डेफिनेशन लिख के, एग्जाम्पल लिख के, सिंटैक्स लिख सकते हो. ओके सो दिस इज कंस्ट्रक्टर. नेक्स्ट हम देखते हैं राइट डाउन द सिंटैक्स ऑफ एरे डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन. सो ये जो टॉपिक है ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में देखा है. ओके सो
Array is used to store multiple values of a same type under a single variable name. All the elements of array are referred by same name. Array can have one or more dimensions. Yes. So array हमें पता है क्या होता है कि ये स्टोर करने के लिए मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है. ओके और वो भी सेम टाइप. हमने डेटा टाइप्स भी देखे थे. ओके सो सेम डेटा टाइप अगर वैल्यू इंटीजर है तो वो इंटीजर में ही स्टोर करता है. वैल्यू क्यार में है तो वो क्यार में स्टोर करता है. और एरे क्या होता है? दिस इज वन डायमेंशन ऑल्सो एंड मल्टी डायमेंशनल ऑल्सो. है ना, हमने देखा था कि अगर एरे ऐसा हम लिखते हैं तो दिस इज वन डायमेंशन एंड दिस इज मल्टी डायमेंशन. दैट इज टू डायमेंशन है यहाँ पे. ओके तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एरे इज यूज टू स्टोर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन. है ना, हमने देखा था कि अगर ये एरे है एक तो हम जो भी वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करेंगे वो कंटिन्यूअस स्टोर होंगी. जैसे 1 2 3 4. ओके ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 के बाद डायरेक्टली 6 आ जाएगा. ओके तो ऐसा नहीं है. कंटिन्यूअस मीन्स 4 के बाद आपको यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा. तो हमें ये भी पता है कि जो भी फर्स्ट इंडेक्स होता है वो स्टार्ट्स फ्रॉम 0. हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि दिस इज फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स. नहीं, आप वैल्यू कैसे भी स्टोर करो बट जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है. ओके डिक्लेरेशन का सिंटैक्स भी दे दिया है. जो डिक्लेरेशन है वो हम 3 वेज से कर सकते हैं. ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ओके सो फर्स्ट इज डेटा टाइप हम लिखेंगे. ओके यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ. डेटा टाइप देन var name. ओके सो डेटा टाइप जैसे हम देते हैं int, दिस इज डेटा टाइप एंड var name. var name मीन्स वेरिएबल नेम. ओके सो सिंपल फर्स्ट ऐसे रिप्रेजेंट आप कर सकते हो. ओके नेक्स्ट बोला है डेटा टाइप विथ डायमेंशन एंड वेरिएबल नेम. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं int with dimension and a. Okay, that is variable name. Next, data type and variable name with starting dimension. So इसे हम ऐसे लिख सकते हैं int starting dimension a. Okay, so ये necessary है कि आप तीनों के तीनों भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिखो एग्जाम. बिकॉज ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो इम्पोर्टेंट है. तो आपको कंपलसरी ये तीनों के तीनों रिप्रेजेंटेशन लिखना ही पड़ेगा विथ एग्जाम्पल. ओके तो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, आप देख सकते हो. और हमें क्या बोला है कि डिक्लेरेशन तो हो गया. अभी देखते हैं इनिशियलाइजेशन. ओके तो अभी यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे भी दिया है. तो इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे? डेटा टाइप है ना, वेरिएबल नेम, फिर उसकी साइज लिखेंगे एंड वैल्यूज. ओके सो एग्जांपल यहाँ पे लिख रही हूँ int data type int var name, that is variable name with 5 size. है ना, एंड वैल्यूज फिर हम लिख सकते हैं जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5. ओके तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे. इजी है. ओके एंड यहाँ पे इंस्टेंशिएशन भी दिया है. यानी क्या कि अगर हम कोई एरे क्रिएट करते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे दिया है. तो var name is equal to न्यू डेटा टाइप. सो var name एग्जाम्पल देती हूँ वेरिएबल नेम a न्यू और यहाँ पे डेटा टाइप लिखते हैं int एंड साइज इज 5. ओके सो सिंपली इंस्टेंशिएशन ऐसे कर सकते हैं हम लोग. सो इस तरह से हमने एरे का इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन यहाँ पे देख लिया है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट आउट डिफरेंट वेज टू एक्सेस पैकेजेस फ्रॉम अनदर पैकेज. ओके सो यहाँ पे आपको बोला है कि सिर्फ लिस्ट आउट करिए. ठीक है सो आप लिस्ट आउट कर सकते हो. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है. There are mainly 3 ways to access a package from another package. Okay, so first is using import package name dot asterisk. Okay so इसका यूज क्या होता है देखिए. When we want to import all the classes and the interfaces to our Java program from the package, we can use this method. Star, that is asterisk, means the Java compiler will import all the classes and the interfaces into the current program. The import keyword will make all the classes and interfaces accessible to the current packages.
एस्ट्रिक्स ये जो साइन होता है वो क्या करता है, तो अगर यहाँ पे हम कोई भी पैकेज का नाम डालते हैं एंड देन एस्ट्रिक्स साइन लगाते हैं तो क्या करता है, ये पैकेज के ऑल द क्लासेस वो इंपोर्ट करेगा, हमारे क्लासेस में ले लेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, सो इंपोर्ट java.io.star util.star। so what does it means कि जो भी IO पैकेजेस में सारे के सारे जो क्लासेस है वो करंट प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएंगे। ओके, ये है फर्स्ट यूजिंग इंपोर्ट पैकेज नेम। ओके, नेक्स्ट है यूजिंग इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। सो फर्स्ट में हमने देखा कि एस्ट्रिक्स यूज होता है, इंस्टेड ऑफ एस्ट्रिक्स हम यहाँ पे क्लास नेम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, इंपोर्ट जावा util array। ओके, सो array क्लास की जो भी मेथड्स है जो कि util पैकेज में है, तो वो मेथड सारे के सारे हम अपने प्रोग्राम्स में यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड टाइप। ओके, नाउ थर्ड टाइप, यूजिंग द फुल्ली क्वालिफाइड नेम। ओके, सो we will specify the full name of a class with its sub package name and package name. To make the class accessible to the program, we can give a fully qualified name. So यहाँ पे बोला है full name of class with sub package. Okay, so means क्या कि हम यहाँ पे full name of class दे सकते हैं with package. So कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं। जैसे कोई भी हमने क्लास लिख लिया, so क्लास A है ना, और मेन फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। तो अभी हमें क्या करना है कि यूजिंग द फुली क्वालिफाइड नेम, ये थर्ड टाइप है, वो हमें ट्राई करना है। ओके, सो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपली जावा util date। ओके, सो जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, ये हो गया एक पाथ। ओके, पाथ मीन्स किसका पाथ, कि एक पैकेज का पाथ हो गया है। ओके, सो उसके लिए फिर हम एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे एंड न्यू, फिर सेम पाथ हम लिखेंगे। ओके, सो जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। ओके, सो अभी इसको हम प्रिंट कर सकते हैं एस आउट में डी। सो ये हो गया यूजिंग द फुली क्वालिफाइड नेम। इस लाइन को अगर लिखते हैं हम तो भी जो हमें मेथड्स चाहिए जिस क्लास की, वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। सो ये हो गया थर्ड टाइप। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्टिंग थ्रेड विथ रन मेथड एंड स्टार्ट मेथड। ओके, सो हमें क्या करना है, ये जो रन मेथड है एंड स्टार्ट मेथड है उसमें डिफरेंशिएट करना है। ओके, सो डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा 2 कॉलम्स में ही अपना आंसर्स लिखें। ओके, क्योंकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है और जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो वो इजीली फाइंड आउट होते हैं जो भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं वो। ओके, सो हमने वैसे ही 2 कॉलम्स यहाँ पे किए हैं, देखिए। सो फर्स्ट इज स्टार्ट मेथड ऑफ अ थ्रेड क्लास इज इम्प्लीमेंटेड एज व्हेन इट इज कॉल्ड अ न्यू थ्रेड is created and code inside run method is executed in that new thread। जब कोई भी थ्रेड क्रिएट होती है और रन नहीं हुई होती है तो उसको इन्वोक करने के लिए स्टार्ट मेथड का यूज होता है। ओके, सिंपल इतना आप ध्यान में रखिए। ओके, अब वैसे रन मेथड, while if run method is executed directly, then no new thread is created and code inside run will execute on current thread and no multithreading will take place। जब भी कोई थ्रेड क्रिएट होता है वो वेट नहीं करता है कि स्टार्ट मेथड उसको एलोकेट हो या इन्वोक हो। अगर कोई भी न्यू थ्रेड क्रिएट नहीं होती है, ओके, और जो भी अवेलेबल थ्रेड होती है ना, अवेलेबल या फिर करंट थ्रेड जो भी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाती है अगर कोई भी थ्रेड क्रिएट नहीं हुई है तो। दिस मीन्स क्या कि अगर कोई भी थ्रेड क्रिएट हो जाती है और वो कोड में है तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाती है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है नो मल्टी थ्रेडिंग, मीन्स एट अ टाइम ओनली सिंगल थ्रेड ही रन होगा। ओके, ऐसे 1 2 3 ऐसे मल्टीपल थ्रेड्स रन नहीं होंगे। ओके,
So that is called as multi-threading. Next, start method is defined in thread class and its package is java.lang. Lang means language. Okay, start method define होती है thread class में और package है java.lang. Okay, वैसे ही run method, run is a method of runnable interface and also defined in java.lang package. ये भी java.lang package में ही define होती है. Okay, but ये रनेबल इंटरफेस के मेथड से. नेक्स्ट, स्टार्ट मेथड कैन बी invoke more than once on a same object, otherwise it will be throw java.lang.illegal thread state exception. मीन्स कि स्टार्ट मेथड जो होती है वो ओनली वन टाइम ही इन्वोक होती है. ओके, मोर देन वन इन्वोक नहीं होती है. अगर मोर देन वंस वो सेम ऑब्जेक्ट पे इन्वोक हो गई तो वो फिर ये एक्सेप्शन थ्रो करती है, जो कि है इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन. ओके, रन मेथड ऑन अदर हैंड डू नॉट थ्रो एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन इफ इट इज बीइंग गेट कॉल्ड मोर देन वंस. यहाँ पे कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं होता है अगर रन मेथड मोर देन वन टाइम अगर कॉल होती है, फिर भी कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं होता है. ओके, so multiple invocation is possible in the case of run method. Multiple times invoke हो सकती है, ये possible होता है run method में. Next, as already stated that in case of calling start method, a new thread is created along with the current thread. So at least two threads are there and hence multi-threading is introduced. अगर एक thread already create हो गई है, okay, then new thread call हो सकता है. Okay, that is multi-threading concept यहाँ पे use होता है. But in run method, direct calling of run method, no new thread is created and task is made to be executed on the same current thread. So only one thread is there and hence no multi-threading. Yes, so already हमने यहाँ पे देखा था, है ना, फर्स्ट पॉइंट में ही हमने देखा था कि यहाँ पे मल्टी-थ्रेडिंग नहीं होती है, वो ओनली वन रन मेथड पे ही वर्क करती है. And the last is thread class implements runnable interface. So it implementing its run method also in such a way that start method internally called run method after creating a new thread. This means that कि अगर कोई भी thread create होता है तो जो start method होती है वो run method को कॉल करती है, क्योंकि जो thread class होते हैं वो implement कर सकते हैं runnable interface को. Now in run method क्या होता है देखते हैं. Executed by start method or get called directly if we implement runnable interface and call run method. Run method जो होती है वो executed by start method. Obviously अगर कोई new thread create होती है तो पहले start method ही execute होती है ना, उसके बाद ही run method call होती है. Okay? और वैसे ही रनेबल इंटरफेस के साथ ही कॉल होती है. सो स्टार्ट मेथड में भी रनेबल इंटरफेस यूज होता है, वो भी इंप्लीमेंट करके, एंड रन मेथड में भी रनेबल इंटरफेस यूज होता है इंप्लीमेंट करके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द क्लासेस दैट कैन एन एप्लेट एक्सटेंड. सो जो भी एप्लेट क्लास होता है वो कौन कौन से क्लासेस को एक्सटेंड करता है, सिर्फ उनके बारे में पूछा है. सो देखते हैं. एन एप्लेट कैन एक्सटेंड java.applet.applet class और java.swing.japplet class. ओके, सो ये सिंपल याद रखिए कि applet class और japplet class extend करते हैं. Next, the java applet.applet class extends java.applet.panel and enables you to use GUI tools in a AWT packages. Yes, so हमें पता है कि AWT packages में panels होते हैं, containers होते हैं, तो ये सब use होता है. Next is the java.swing.japplet class is a subclass of java.applet.applet that also enables you to use the Swing GUI tools. Okay, so ये जो यहाँ पे दिया है swing.japplet, ये subclass है java.applet.applet का. Okay, so ये आपको याद रखना है, ये जो questions है वो वाइवा में भी पूछे जाते हैं. Okay, कि कौन सा क्लास किसको एक्सटेंड करता है, कौन सा क्लास किसका सब क्लास है. सो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव सिंटैक्स टू ओपन अ फाइल यूजिंग इनपुट स्ट्रीम क्लास. सो सिर्फ यहाँ पे बोला है कि सिंटैक्स लिखिए.
कि कैसे फाइल ओपन होती है इनपुट स्ट्रीम क्लास से। ठीक है, सो देखते हैं हम लोग। To open a file using an input stream class in Java, you typically use the file input stream class, which is subclass of input stream. Yes, हमें पता है कि file input stream class ये सब क्लास है input stream का। ओके, अभी सिंटैक्स देखते हैं। फर्स्ट इज डिफाइन द फाइल पाथ। ओके, सो फाइल पाथ कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रिंग फाइल पाथ टू योर फाइल। सो यहाँ पे जो होगा वो हमारे फाइल का पाथ होगा, जैसे कि सी में फिर आप डेस्कटॉप लिखते हैं। ओके, फिर डबल स्लैश करके आपके फाइल का नाम, जैसे कि a.txt। ओके, मैंने जस्ट सिंपल एग्जांपल दिया था समझने के लिए। सो वैसे ही ये पाथ यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है कि आपकी फाइल कहाँ पे है। अब हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इनपुट स्ट्रीम क्लास। सो फर्स्ट इज इनपुट स्ट्रीम एंड यहाँ पे वेरिएबल नेम, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ISB लिखा इनपुट स्ट्रीम तो भी चलता है। ओके, इज इक्वल टू नल, तो पहले स्पेसिफाई कर दिया है नल। फिर आते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS, ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, इज इक्वल टू नल। फिर लिखते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। ओके, सो ट्राई कैच ब्लॉक क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर हमें कुछ एक्सेप्शन मिल गया तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं, है ना। तो फर्स्ट इज ट्राई, तो इसमें लिखा है क्रिएट फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कैसे कि फाइल इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल पाथ। तो फाइल पाथ मीन्स जो भी हमने यहाँ पे दिया था वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, देन असाइन फाइल इनपुट स्ट्रीम टू इनपुट स्ट्रीम। सो ये जो फाइल इनपुट स्ट्रीम था ये हमें इनपुट स्ट्रीम इसको फिर असाइन करना है। कैसे करेंगे? इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू सिंपल ये यहाँ पे लिख देंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम। ओके, सो ऐसे हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया सिंटैक्स। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा कोड मैंने क्यों लिखा है कि इफ यू वांट यू कैन रीड दिस एंड राइट इन योर एग्जाम। ओके, सो नाउ यू कैन रीड फ्रॉम द फाइल यूजिंग इनपुट स्ट्रीम, ये रीड करने के लिए। ओके, अब फाइल तो ओपन हो गई है, अब उसको रीड करने के लिए ये कोड यूज होगा। ओके, सो देख लेते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे इंट डेटा, व्हाइल कंडीशन लगाई है कि डेटा इज इक्वल टू इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड। रीड ये फंक्शन होता है रीड करने के लिए फाइल। ओके, इज नॉट इक्वल टू -1, ये कंडीशन दी गई है। ओके, देन प्रोसेस द डेटा रीड फ्रॉम द फाइल। अभी प्रोसेस कैसे करेंगे? सिंपली एस आउट किया है और कैर डेटा, जो भी डेटा है वो अगर इंटीजर में होगा तो फिर उसका हम कैर कर सकते हैं, दैट इज कैरेक्टर में उसको प्रिंट कर सकते हैं। अभी कैच ब्लॉक, सो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है, जैसे कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। सो मोस्टली ये होता ही है कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता ही है हमारे प्रोग्राम्स में। ओके, सो वो फिर कैसे हैंडल करेंगे? ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ओके, दिस मीन्स दैट कि अगर कोई भी एक्सेप्शन ऑकर हो गया है तो उसका फाइल नेम विथ लाइन नंबर, कहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन ऑकर हो गया है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी जाएंगी। ओके, सो और भी आप कैच ब्लॉक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अभी ये 12 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चंस। ओके, सो 3 है मीन्स 4 मार्क्स each। ओके, सो फर्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ASCII वैल्यू ऑफ अ नंबर 9। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, सो आपको क्या करना है? ASCII वैल्यू 9 की निकालनी है और उसको प्रिंट करना है। ओके, सो द ASCII वैल्यू ऑफ 9 इज 57। Here writing a program to display ASCII value of 9. Okay, so ASCII value कितनी होती है 9 की? 57। Okay, so वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। So first name of the class is test1, then we are writing main method. Okay, char number is equal to 9. So यहाँ पे नंबर की जगह पे आप C भी लिख सकते हो। Okay, no problem. फिर इंट ASCII वैल्यू, सो ASCII वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल दिया है। ओके, क्योंकि हमें 9 की ASCII वैल्यू फाइंड करनी है ना। सो इंट ASCII वैल्यू इज इक्वल टू इंट नंबर। सो ये नंबर क्या है? यहाँ पे जो दिया था है ना, ये वेरिएबल जो दिया था वो यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो फिर इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी वैल्यू
ये नंबर में स्टोर है दैट इज 9, उसका हमें ASCII कोड मिल जाएगा, है ना। फिर वो प्रिंट कर दिया हमने, द ASCII वैल्यू ऑफ 9 इज प्लस ASCII वैल्यू, है ना। ये वैल्यू हमें चाहिए इसलिए ASCII वैल्यू को प्रिंट कर दिया, और जब हम रन करेंगे तो आउटपुट हमें मिलेगा द ASCII वैल्यू ऑफ 9 इज 57। आप चाहें तो ये कोड हम रन करके देख सकते हैं। ओके, सो सेम कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ओके, अब सिंपली रन करके देखते हैं। ओके, देखिए द ASCII वैल्यू ऑफ 9 इज 57। सेम कोड है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। ओके, सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, next question is write a program to sort the element of an array in ascending order. Okay, जो भी elements हम देंगे input में वो ascending order में sort होने चाहिए। Okay, you can sort the element of an array in ascending order in Java using array.sort method. Okay, from java.util package. Okay, so यहाँ पे package ये बोला है और method ये हम use करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्या करेंगे, import java.util.arrays। सो array यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि array क्लास के सारे मेथड्स हमें यूज करना है इस प्रोग्राम में। ओके, फिर क्लास का नाम लिख लिया, देन मेन मेथड। ओके, अभी हमें array डिफाइन करना है, सो एंड array, सो ARR ये वेरिएबल नेम है। ओके, और कुछ वैल्यूज हमने यहाँ पे पास कर दिए हैं। ओके, अब हमें सॉर्ट करना है तो क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली array.sort मेथड। ओके, और वो वैल्यू वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा कि array.sort मेथड है ये सॉर्ट करेंगी, बट अभी तो हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए फिर साउट। ठीक है, सो साउट में हमने लिखा है सॉर्टेड एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, फिर फॉर लूप लगाया है यहाँ पे इंट नम कोलन ARR। सो जो ये ARR है मीन्स ये वेरिएबल जो सॉर्टेड हुआ है वो नंबर में हमें प्रिंट हो जाएगा। सो ये सॉर्टेड हुआ जो एरे है वो हमें प्रिंट होना चाहिए, है ना, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, उसके लिए फॉर लूप लगाया है। फिर फॉर लूप में हमने प्रिंट कर दिया है नम को, तो फिर आउटपुट हमें मिलेगा सॉर्टेड एरे इन असेंडिंग ऑर्डर से। ये जो सारे एलिमेंट्स है ये हमें यहाँ पे सॉर्टेड मिल जाएंगे। सेम प्रोग्राम हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। ओके, कॉपी पेस्ट कर दिया है, अब सिंपली रन करते हैं। तो देखिए सॉर्टेड एरे इन असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 5 8 9। ओके, जो भी नंबर्स थे यहाँ पे वो सॉर्टेड हो गए हैं। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन थ्रेड, ड्रॉ लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। ये जो क्वेश्चन है ये काफी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हर बार ये क्वेश्चन रहता ही है। ओके, 2022 में भी था, 2023 में भी था। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज थ्रेड? The term thread in Java is lightweight process that allows multiple tasks to be executed simultaneously within a single program. ओके, सो थ्रेड ये क्या होती है, लाइटवेट प्रोसेस होती है, जो भी मल्टीपल टास्क होते हैं वो एग्जीक्यूट करने के लिए थ्रेड यूज होता है। ओके, वो भी विद इन अ सिंगल प्रोग्राम। ओके, इट enables the application to perform 2 or more actions concurrently, thus improving the system's performance. Thread can exist in various states like ready, running, waiting, and dead during their life cycle, and each state has different characteristics. यस, तो यहाँ पे बहुत सारी हमें स्टेट्स मिलेंगी जैसे कि रेडी, रनिंग, वेटिंग, डेड। ओके, एंड दे आर आल्सो नोन एज लाइट वेट प्रोसेसेस बिकॉज they share common memories and resources with each other thread within the process. Okay, so हमें पता है कि एक प्रोसेस में बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं और वो कॉमन मेमोरी एंड रिसोर्सेज शेयर करते हैं। Okay, so thread are essential part of a Java programming language as they can be used to achieve parallelism and improve performance and responsiveness. Yes, so thread जो है वो बहुत important part है Java का, क्योंकि वो क्या करता है, performance improve करता है, responsiveness increase करता है. So in short, thread are the vital part in multi-threaded programming in Java. So thread is very important aspects in multi-threading. Okay, सो अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड।
ओके, सो ये जो लाइफ साइकिल की डायग्राम है ये आप रट लो, याद कर लो, बिकॉज ये हमेशा ही पूछी जाती है। ओके, सो थ्रेड स्टेट कौन कौन सी होती है यहाँ पे? न्यू बॉर्न, रनिंग, रनेबल, ब्लॉक, डेड। ये जो एक्टिव थ्रेड है इसमें रनेबल एंड रनिंग स्टेट होती है। यहाँ पे बहुत सारी मेथड्स दी है जैसे कि स्टार्ट, सस्पेंड, स्लीप, वेट, स्टॉप। ओके, तो ये सब अब हम देखते हैं। थ्रेड लाइफ साइकिल हैज 5 डिफरेंट स्टेट्स, जैसे कि न्यू बॉर्न, रनेबल, है ना, मैंने यहाँ पे बताया था, न्यू बॉर्न, रनेबल, रनिंग, ब्लॉक एंड डेड। ओके, सो न्यू बॉर्न स्टेट क्या करती है? व्हेन अ थ्रेड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इट इज सेड टू बी द न्यू बॉर्न स्टेट। When the thread is in newborn state, it is not scheduled running from this state. It can be scheduled for running by start or killed by stop. जब कोई भी थ्रेड क्रिएट होती है तो पहले वो न्यूबॉर्न स्टेट में जाती है, फिर बाय यूजिंग स्टार्ट मेथड उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ओके, देन रनेबल स्टेट, so it means that thread is ready for execution and is waiting for the availability of a processor. ओके, सो रनेबल स्टेट यहाँ पे देखिए वो अपने टर्न का एग्जीक्यूशन होने का वेट कर रही है, वो है रनेबल स्टेट। ओके, नाउ running state, it means that the processor has given its time to the thread for execution. मीन्स ये तो बहुत इजी है कि जो भी प्रोसेसर होता है वो रन कर रहा है एग्जीक्यूशन। ओके, यहाँ पे देखिए जो भी थ्रेड यहाँ पे आती है वो एक्टिव है। एक्टिव मीन्स उसका एग्जीक्यूशन अभी स्टार्ट है, चल रहा है। कोई भी प्रोसेसर है वो अपना टाइम दे रहा है वो थ्रेड को, तो दैट इज रनिंग स्टेट। Okay, next is block state. A thread can be temporarily suspended or blocked from entering into the runnable and running state by using either the following thread method. Okay, so block state क्यों यूज होती है? वो ये following 3 मेथड के कारण यूज होती है, जैसे कि suspend, wait and sleep. So thread can be suspended by this method. ओके, सो अगर कोई भी थ्रेड है वो सस्पेंड हो गया है, उसका टाइम नहीं आया है और वो सस्पेंड हो गया है, सो वो ब्लॉक स्टेट में चली जाएंगी। ओके, देन वेट मेथड, अगर कोई थ्रेड को बहुत सारा टाइम लग रहा है वेट करने में, ओके, सो वो भी डायरेक्टली ब्लॉक स्टेट में चले जाएंगी। एंड स्लीप, और कोई भी थ्रेड है वो उसका टाइम पीरियड यूज नहीं कर रही है रन करने के लिए और वो एक्टिव नहीं है, तो वो भी स्लीप मेथड से ब्लॉक स्टेट में चली जाएंगी। ओके, सो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई भी ये एक्शन परफॉर्म होती है जैसे कि सस्पेंड, स्लीप एंड वेट, ये मेथड्स परफॉर्म होती है तो वो डायरेक्टली ब्लॉक स्टेट में चले जाती है थ्रेड। नेक्स्ट, डेड स्टेट, whenever we want to stop a thread from running further we can call it stop. Okay, the statement causes the thread to move to the dead state. A thread will also move dead state automatically when it reaches to end of a method. यहाँ पे आप देख सकते हो अगर कोई भी थ्रेड रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रही है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो वो डायरेक्टली डेड स्टेट में चली जाती है। अगर कोई रनेबल में थ्रेड है और उसका कोई भी रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है तो वो भी केस में वो डायरेक्टली डेड हो जाएंगे। ओके, अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, ये रनिंग स्टेट में आके एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तब भी वो डायरेक्टली डेड स्टेट में चले जाएंगी और फिर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ फाइल एंड देन काउंट अ नंबर ऑफ वर्ड्स। ओके, सो ये फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हमें बोला है कि एक फाइल हमें रीड करनी है और उसमें जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे हैं वो काउंट करने हैं। ओके, सो बहुत इजी है ये। देखते हैं, तो पहले यहाँ पे हमने 3 पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं जैसे कि बफर रीडर, फाइल रीडर एंड आईओ एक्सेप्शन विथ आईओ पैकेज, है ना, सब में आईओ पैकेज लगे हैं। ओके, देन फाइल का नाम यहाँ पे लिखा है। ओके, और यहाँ पे स्ट्रिंग फाइल पाथ है ना, हमने देखा था अभी, तो यहाँ पे पाथ दिया है देखो, सी यूजर्स डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे फाइल है a.txt नाम की। ओके, और जो भी आप फाइल लिखोगे वो txt फाइल ही लिखनी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है वाइवा में कि जब भी हम फाइल हैंडलिंग का
सॉल्व करते हैं क्वेश्चन या फिर टॉपिक पढ़ते हैं, तब जो भी फाइल हम क्रिएट करते हैं वो कौन से फॉर्म में होती है। ओके, सो यू हैव टू आंसर दिस, दैट इज a.txt। सो वो txt फॉर्म में होती है। नेक्स्ट, अभी ट्राई ब्लॉक लगाया है डायरेक्ट। सो बफर रीडर, रीडर इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर, न्यू फाइल रीडर, फाइल पाथ। ओके, सो ये क्यों लगाया है कि जो भी हमें फाइल पाथ दे रहा है उसको रीड करने के लिए, है ना। यहाँ पे फाइल पाथ देखिए, ये फाइल पाथ लगाया है, सो इसको रीड करेंगे और फिर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, अभी स्ट्रिंग लाइन एक वेरिएबल लिया है, देन इंट वर्ड काउंट, इंट डेटा टाइप है। ओके, सो वर्ड काउंट WCB लिख सकते हो इज इक्वल टू 0। ओके, जो भी वर्ड होगा वो पहले इनिशियली 0 ही होगा। ओके, फिर व्हाइल कंडीशन, लाइन इज इक्वल टू रीडर डॉट रीड लाइन इज नॉट इक्वल टू नल। ऑब्वियसली जो भी फाइल है वो तो नल होनी ही नहीं चाहिए, तो जो भी लाइन है वो नल नहीं होनी चाहिए। string words is equal to line dot split s plus, then word count plus is equal to word dot length, plus is equal to means ये assignment operator है। ओके, सो assignment operator, सो इसका मीन्स होता है कि सिंपली ऐड करेंगे, है ना। तो ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में देखा था। सो इसका मीनिंग है कि जो भी लाइन है वो वर्ड में स्प्लिट हो जाएंगी और फिर वर्ड काउंट करेंगे, जो भी वर्ड की लेंथ है वो। ओके, फिर हम साउट प्रिंट क्या करेंगे कि जो भी ये वर्ड काउंट है ना, जो भी ये वर्ड काउंट है वो यहाँ पे प्रिंट करेंगे। सो आयो एक्सेप्शन ई, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है वो तो एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। एरर रीडिंग द फाइल, सो ये एक मैसेज थ्रो करेगा। ओके, सो सेम प्रोग्राम अब रन करते हैं हम। देखिए, नंबर ऑफ वर्ड इन अ फाइल 2। सो मैंने यहाँ पे txt फाइल दी है। सो डेस्कटॉप पे देखते हैं फाइल। ओके, सो यहाँ पे डेस्कटॉप पे फाइल है। ओके, सो यहाँ पे मैंने 2 ही वर्ड्स लिखे थे, हेलो वर्ल्ड। ओके, सो इसीलिए वहां पे 2 वर्ड्स दिखा रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो यहाँ पे 3 लिखना है, सो 12 मार्क्स का है, ऑब्वियसली 4 मार्क्स each। Now write a program which displays functioning of ATM machine। Okay, so एक ATM मशीन का हमें प्रोग्राम लिखना है। हिंट भी दी है कि विड्रॉ, डिपॉजिट, चेक बैलेंस एंड एग्जिट, ये सारे पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट आपको पास करने हैं और ये फंक्शन हमें यूज करके एक प्रोग्राम लिखना है। ओके, तो थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है बट इजी है, बहुत इजी है। देखो, सो पहले हमने एक स्कैनर क्लास ऐड कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमें इनपुट चाहिए फ्रॉम द यूजर, है ना। देन क्लास नेम, सो पहले हमने यहाँ पे एक बैलेंस करके वेरिएबल लिख लिया है जो कि स्टैटिक डबल स्टैटिक ही रहेगा। ओके, यानी क्या थ्रू आउट द क्लास इसकी वैल्यू चेंज नहीं होंगी। ओके, फिर मेन फंक्शन में हमने लिखा है स्कैनर, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। क्यों? क्योंकि हमें यूजर से इनपुट चाहिए। ओके, देन boolean is running true। ओके, सो boolean ट्रू वैल्यू, ट्रू या फिर फॉल्स लिखने के लिए हमने ये boolean लिखा है। देन while, अभी while कंडीशन में हमने लिखा है is running। ओके, सो is running मीन्स अब जो भी हम परफॉर्म करेंगे वो रन होंगे। फर्स्ट मैंने विड्रॉ डाला तो वो रन होगा और फिर क्लोज हो जाएगा एग्जिट में। ओके, देन इंट चॉइस स्कैनर नेक्स्ट, यहाँ पे हम चॉइस एंटर करेंगे तो वो इनपुट ले लेगा। ओके, अब स्विच केसेस यहाँ पे डाले हैं, जैसे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ओके, सो केस 1 तो हमें पता है विड्रॉ के लिए, सेकंड केस डिपॉजिट के लिए, थर्ड केस चेक बैलेंस के लिए, फोर्थ केस इज रनिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिखा है ना। यानी क्या, अब चेक बैलेंस तो हो गया, सारी कंडीशन हो गई, अब हमें बाहर जाना है, एग्जिट करना है, तो फिर क्या करेंगे, इसीलिए केस 4 लिखा है। ठीक है, सो उसके साथ एक मैसेज भी प्रिंट करेगा, थैंक यू फॉर यूजिंग ATM, गुड बाय। ओके, फिर ब्रेक करके हम क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट। अगर इस चारों केसेस में से कुछ भी हमने नहीं एंटर किया तो फिर एक डिफॉल्ट मैसेज देगा, क्या, इनवैलिड चॉइस, प्लीज एंटर द नंबर बिटवीन 1 and 4। ओके, ठीक है, फिर जो भी है वो प्रिंट करके स्कैनर को क्लोज कर देगा, यानी कि वो पूरा आउट ऑफ लूप आ जाएगा। ये तो हो गया सिंपल कि हमने यूजर से वो सब इनपुट ले लिया, बट अभी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सो उसके लिए हमने क्या किया कि विड्रॉ मेथड है,
एस आउट में एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ। ओके, जो भी अमाउंट आपको विड्रॉ करनी है सो वो हम यूजर से इनपुट लेंगे। फिर इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 0 एंड अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू बैलेंस, बैलेंस सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट अमाउंट। ओके, सो ये देखो सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू का साइन मीन्स क्या, ये होता है सब्ट्रैक्ट ही होगा अगर जो अमाउंट है वो 0 से ज्यादा है एंड जो अमाउंट है वो बैलेंस से कम है। ऑब्वियसली मीन्स 0 से ज्यादा और बैलेंस से कम मीन्स इन बिटवीन अगर ये है तो फिर वो अमाउंट है वो इसमें से माइनस हो जाएंगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने विड्रॉ अमाउंट डाली 500। ओके, सो इसमें से माइनस हो गई और आंसर आ गया 500। ओके, सो वैसे ही कैलकुलेशन यहाँ पे किया है। ओके, फिर प्रिंट होगा विड्रॉल सक्सेसफुली रिमेनिंग बैलेंस, फिर हमें दिखाएगा 500, है ना, इजी है। देन एल्स पार्ट, अगर हमने 1000 से ज्यादा अगर इनपुट किए, फॉर एग्जांपल 1100 मैंने इनपुट किए तो वो मैसेज प्रिंट करेगा इनवैलिड अमाउंट और इनसफिशिएंट बैलेंस। ओके, देन ये तो हो गया विड्रॉल के लिए, वैसे ही हम डिपॉजिट के भी लिए करेंगे। ओके, सो सेम है कि पहले हमने एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट ये ले लिया है ना, फिर कंडीशन ली कि इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 0, अगर अमाउंट ग्रेटर देन 0 है ना, ऑब्वियसली अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो 0 से ज्यादा ही डिपॉजिट करेंगे। ओके, सो डिपॉजिट करना है तो फिर बैलेंस प्लस जो भी अमाउंट है ना, जैसे कि 1000 है और मुझे अमाउंट पे करनी है दैट इज डिपॉजिट करनी है 500, सो आंसर आएगा 1500, है ना, तो वही यहाँ पे दिया है, फिर वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, एंड अगर इनवैलिड हम टाइप करते हैं जैसे 0 ही डिपॉजिट करते हैं सो वो दिखाएगा इनवैलिड अमाउंट। ओके, फिर वो प्रिंट कर देगा कि हमारा बैलेंस इतना है। ओके, सो अब ये जो प्रोग्राम है वो हम रन करते हैं। अब रन करते हैं प्रोग्राम, देखिए। सो एंटर योर चॉइस, मैंने अगर नंबर 1 डाल दिया है तो आंसर आएगा एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ। ओके, मुझे 500 या फिर 450 करती हूँ, ठीक है, विड्रॉ करने हैं, तो रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है 550। ओके, देखिए अब डालते हैं एंटर योर चॉइस नंबर 2, मुझे डिपॉजिट करना है तो मैं डिपॉजिट करती हूँ 1000। ओके, तो अभी आंसर आएगा 1550, बिकॉज हमारा जो बैलेंस था वो 550 था तो उसमें मैंने 1000 ऐड कर दिया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, चेक बैलेंस 3 करते हैं, फिर आएगा चेक बैलेंस, योर बैलेंस इज दिस। ओके, और फिर अगर मैंने 4 कर दिया एग्जिट तो आंसर आता है एग्जिट। ओके, थैंक यू फॉर यूजिंग योर एटीएम, गुड बाय। ओके, सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन का आंसर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। यस, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, सो मेथड ओवरलोडिंग, इन मेथड ओवरलोडिंग मेथड्स मस्ट हैव सेम नेम एंड डिफरेंट सिग्नेचर। ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर मैं लिखती हूँ ए, यहाँ पे पैरामीटर इंट ए इंट बी, है ना, सो ये क्या हो गया, दिस इज मेथड ओवरलोडिंग। इसमें क्या होता है कि नेम जो है वो सेम रहता है बट पैरामीटर्स चेंज होते हैं, सिग्नेचर चेंज होता है। ओके, बट मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, मेथड्स मस्ट हैव द सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर। फॉर एग्जांपल ए ए, ठीक है, सो ये होगी मेथड ओवरराइडिंग। ओके, मेथड ओवरलोडिंग हेल्प्स टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम। यस, ये रीडेबिलिटी प्रोग्राम को रीड करने के लिए बहुत यूजफुल होता है एंड इट इज यूज्ड टू ग्रांट द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड व्हिच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स पेरेंट क्लास और सुपर क्लास। ये कॉन्सेप्ट जो है वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। ओके, बिकॉज जो पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास है सो उनका जो भी रिलेशन है वो इंप्लीमेंट करने के लिए मेथड ओवरराइडिंग यूज होता है। It occurs within the class and it is performed in two classes with inheritance relationship. Obviously ये method overloading जो होता है वो single class में ही हम करते हैं, but method overriding जो है वो parent class and child class में होता है। Okay, next
मेथड ओवरलोडिंग में और मे नॉट रिक्वायर इनहेरिटेंस, ये मैंने पहले ही बोला था कि मेथड ओवरलोडिंग में इनहेरिटेंस यूज नहीं होता है मोस्टली, और यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग में इनहेरिटेंस यूज होता ही है। ओके, मेथड ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म हमें पता है क्या होता है ना, अगर एक ही मेथड हमें बार बार कॉल करनी है बट वो पैरामीटर हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि हम बोल सकते हैं शेप। ओके, सो इसमें बहुत सारे जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सो ये सब जो होते हैं, जैसे कि हम शेप सर्कल में भी यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल में भी यूज कर सकते हैं, सो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो जो पॉलीमॉर्फिज्म के टू टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। सो उसमें कंपाइल टाइम में मेथड ओवरलोडिंग यूज होता है, ओके, और मेथड ओवरराइडिंग रन टाइम में यूज होता है। Okay, so in method overloading, the return type can or cannot be the same, but we just have to change the parameter. Okay, इसमें ऐसा नहीं होता है जो रिटर्न टाइप होता है वो सेम होगा तो भी चलेगा या फिर नहीं होगा तो भी चलेगा, बट जो पैरामीटर है ये चेंज होने चाहिए, दैट इज मेथड ओवरलोडिंग। ओके, बट मेथड ओवरराइडिंग में द रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम और कोवेरिएंट। ओके, जो रिटर्न टाइप है यहाँ पे वो सेम होना चाहिए और कोवेरिएंट। सो कोवेरिएंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने 2 क्लासेस का एग्जांपल लिया है, दिस इज पेरेंट क्लास एंड दिस इज चाइल्ड क्लास। सो चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स पेरेंट्स, यस ये तो सही है। तो यहाँ पे एक मेथड लिखी है, यहाँ पे देखिए हेलो एंड यहाँ पे भी हेलो। सो यहाँ पे जो पेरेंट क्लास की मेथड है, ऑब्जेक्ट ये टाइप दिया है, ओके, और यहाँ पे इंटीजर दिया है, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड है इंटीजर। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्लास में बहुत सारे चाइल्ड आते हैं, जैसे यहाँ पे इंटीजर बोला है, ओके, स्ट्रिंग भी आती है और बहुत सारे आते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट ये पेरेंट क्लास है और इंटीजर उसका चाइल्ड क्लास है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, मेथड ओवरराइडिंग में। ओके, सो समझ में आ रहा है, अगर पेरेंट में हमने ऑब्जेक्ट लिखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट ये पेरेंट क्लास है एंड दीज आर चाइल्ड क्लास। ओके, सो पेरेंट क्लास के मेथड को हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वैसे ही चाइल्ड क्लास के जो मेथड है उसे हम इंटीजर डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज कोवेरिएंट। ओके, सो इसे बोलते हैं कोवेरिएंट। नेक्स्ट, स्टैटिक बाइंडिंग इज बीइंग यूज्ड फॉर ओवरलोडेड मेथड। ओके, सो स्टैटिक बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है एंड यहाँ पे डायनामिक बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ओके, एंड पुअर परफॉर्मेंस ड्यू टू कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, सो यहाँ पे कंपाइल टाइम में होने के कारण मेथड ओवरलोडिंग का परफॉर्मेंस पुअर होता है। ओके, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ रन टाइम मेथड ओवरराइडिंग का परफॉर्मेंस बेटर है देन मेथड ओवरलोडिंग। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज प्राइवेट एंड फाइनल मेथड्स कैन बी ओवरलोडेड। सो इन मेथड ओवरलोडिंग प्राइवेट एंड फाइनल मेथड्स जो होती है वो ओवरलोड होती है, but in method overriding private and final methods can't be overridden. So यहाँ पे जो private and final methods होती है वो overridden नहीं होती है। Okay, next is the argument list should be different while doing method overloading. So obviously यहाँ पे हर एक मेथड जो होती है वो डिफरेंट स्पेसिफाई की गई होती है। ओके, जैसे यहाँ पे एक मेथड लिखी है, ओके, एंड सेकेंड मेथड जो है वो हम ऐसे लिखेंगे विथ पैरामीटर। ओके, सो ये और ये डिफरेंट स्पेसिफाई की गई है, जैसे कि यहाँ पर बोलेंगे डिफॉल्ट मेथड है ये, ओके, दैट इज यहाँ पे कोई भी हमने पैरामीटर पास नहीं किया है और यहाँ पे पैरामीटराइज मेथड है। ओके, सो पैरामीटर पास की गई है। ओके, बट मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, द आर्ग्यूमेंट लिस्ट शुड बी द सेम इन मेथड ओवरराइडिंग। ऑब्वियसली पहले ही हमने देखा था कि यहाँ पे सब जो मेथड्स होती है वो सेम होती है। सो दिस इज अबाउट डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एपलेट लाइफ साइकिल इन डिटेल। ओके, सो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। ओके, सो एपलेट लाइफ साइकिल क्या होती है हम देखते हैं अभी। एपलेट is a class in a Java
An applet is a special type of program embedded in a web page to generate dynamic content. Along with the browser, the applet also works on the client side, thus having less processing time. It runs inside the web browser and works on a client side. An applet is embedded in an HTML page using the applet or object tags and hosted on a web server. Okay, तो applet ये क्या होता है? एक क्लास होता है जावा का. ओके, वेब पेज रिलेटेड जो भी वर्क करते हैं, जैसे कि कौन सा भी एक वेब पेज यहाँ पे है, ओके, वो जनरेट करना, उसमें लेबल ऐड करना, बटन्स, देन चेक बॉक्सेस, ओके, कम्बो बॉक्सेस जो भी होते हैं वो सारे ऐड करना, तो ये सब हम कर सकते हैं बाय यूजिंग एप्लेट. सो इट इज रिलेटेड टू द वेब पेज. सो इसमें बहुत सारे HTML टैग्स यूज होते हैं जिसके हेल्प से हम वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं. देन the applet life cycle can be defined as the process of how the object is created, started, stopped, and destroyed during the entire execution of its application. It basically has 5 core methods, namely init, start, stop, paint, and destroy. Okay, so applet life cycle एक प्रोसेस होती है कि कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय कैसे होता है ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं एप्लेट लाइफ साइकिल. देन इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि 5 मेथड्स यहाँ पे दिए हैं, इनिट, स्टार्ट, स्टॉप, पेंट एंड डिस्ट्रॉय. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ मेथड्स ऑफ एप्लेट लाइफ साइकिल. यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, ये जो 4 होती है दैट इज बॉर्न, रनिंग, आइडल एंड डेट, ये स्टेट्स होती है. ओके, स्टेट्स. एंड इनिट, स्टार्ट, पेंट, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय, ये जो 5 है ये होती है मेथड्स. ओके, सो इनके बारे में अब हम जानते हैं. सो फर्स्ट इज इनिट. The init method is the first method to run that initializes the applet. It can be invoked only once at the time of initialization. Okay, so ये जो init method है वो starting that is first method है जो कि क्या करती है, applet को रन करने में initialize करती है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है so first init method ही कॉल होती है. ओके, और ये एक ही बार कॉल होती है एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट इज स्टार्ट मेथड. द स्टार्ट मेथड कंटेन्स द एक्चुअल कोड of the applet and starts the applet. It is invoked immediately after the init method is invoked. Every time the browser is loaded or refreshed, the start method is invoked. Okay, so जो start method है वो init method के बाद ही invoke होती है. ओके, जब भी इनिट मेथड इन्वोक होती है उसके बाद ही स्टार्ट मेथड इन्वोक होती है. ओके, सो एज अ नेम इंडिकेट स्टार्ट मेथड क्या करती है कि स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लेट. ओके, इट्स इजी. जब भी ब्राउजर लोड होता है या फिर रिफ्रेश होता है तो हमेशा स्टार्ट मेथड इन्वोक होती है. ओके, अगर हम एक टैब है वो अगर मूव कर रहे हैं हम लोग तो तब भी स्टार्ट मेथड इन्वोक होती है. ओके, देन स्टॉप. The stop method stops the execution of the applet. The stop method is invoked whenever the applet is stopped, minimized, or moving from one tab to another in a browser. The stop method is invoked. When we go back to the page, the start method is invoked again. Stop as the name indicates कि वो क्या करेंगी, so जो execution of applet है वो stop करती है. जब applet stop होता है या फिर मिनिमाइज हम जब विंडो करते हैं और जब भी हम ब्राउजर में वन टैब मूव करते हैं तब स्टॉप मेथड इन्वोक होती है. ओके, देन डिस्ट्रॉय मेथड. द डिस्ट्रॉय मेथड डिस्ट्रॉयज द एप्लेट आफ्टर इट्स वर्क इज डन. इट इज इन्वोक्ड व्हेन द एप्लेट विंडो इज क्लोज्ड और व्हेन द टैब कंटेनिंग द वेब पेज इज क्लोज्ड. It removes the applet object from the memory and is executed only once. We cannot start the applet once it is destroyed. Okay, so जैसे कि नाम है destroy, ये क्या करता है कि जो भी एग्जीक्यूशन हो चुका है applet का
फिर वो एप्लेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, जैसे भी कोई भी एप्लेट का अगर वर्क डन हो चुका है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तब भी वो एप्लेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, और डिस्ट्रॉय मेथड इन्वोक होती है जब एप्लेट विंडो हम क्लोज करते हैं। ओके, और जो भी वेब पेज है वो क्लोज अगर होता है तब भी डिस्ट्रॉय मेथड इन्वोक हो जाती है। ओके, और डिस्ट्रॉय मेथड का क्या काम है कि इट रिमूव्स द एप्लेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेमोरी। जो भी मेमोरी में ऑब्जेक्ट है वो रिमूव करने का काम डिस्ट्रॉय मेथड करती है। ओके, और ये एग्जीक्यूट ओनली वन टाइम होती है। ओके, अगर हमने एप्लेट को डिस्ट्रॉय कर दिया तब वो फिर से रिस्टोर्ड नहीं होती है या फिर स्टार्ट नहीं होती है। नेक्स्ट इज पेंट। द पेंट मेथड बिलोंग्स टू द ग्राफिक्स क्लास इन जावा. It is used to draw shapes like circle, square, rectangle, trapezium, etc. in the applet. It is executed after the start method and when the browser or applet window are resized. Okay, so as the name indicate, paint क्या करेंगी? कुछ भी shapes हमें draw करना है या फिर कोई graphics design करना है, so paint method use होती है. Okay, graphic class है जो कि paint method use करती है. ओके, ओके, सो पेंट मेथड है वो स्टार्ट मेथड के बाद ही इन्वोक होती है। ओके, सो ये तो हो गए सारे मेथड्स हमने यहाँ पे देख लिए। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे इनिट मेथड इन्वोक होती है, उसके बाद स्टार्ट मेथड, देन पेंट मेथड, यहाँ पे स्टॉप मेथड एंड लास्ट इज डिस्ट्रॉय मेथड। ओके, सो वही सीक्वेंस यहाँ पे दिया है, देखो sequence of method execution when applet is executed. So first is init, start, paint, stop and destroy. So इसी sequence में applet का execution होता है. Okay? So I hope आपको ये question समझ में आ गया होगा. Okay? And the last question is differentiate between character stream class and byte stream class. Okay, so यहाँ पे any 4 points बोला है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे points दिए हैं, आप चाहे तो only 4 points लिख सकते हो. Okay, so first point is handle character based data. Okay, so obviously as the name indicate character है, so character based data ही handle करेगा, और यहाँ पे byte stream में handle raw binary data. So bytes is related to binary. Okay, so handle only the binary data. Okay, next is classes end with reader or writer. Okay, and here byte stream में classes end with input stream and output stream. Okay, next is suitable for textual data, string and human readable information. Okay, so character stream में क्या use होता है? Textual data, strings and human readable information. Okay, but in byte stream, it is suitable for non-textual data, binary files and multimedia. Okay, next is automatic character encoding and decoding. Okay, so यहाँ पे automatic encoding and decoding use होती है. Okay, but byte stream में no encoding and decoding. Okay, next is supports text based data and strings. ये already point जो है वो यहाँ पे cover हो गया है. Okay, next एडिशनल कन्वर्जन में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली अगर हम कुछ ऐड करते हैं, कुछ कन्वर्ट करते हैं, जो भी ऐड एक्स्ट्रा पॉइंट अगर करने हैं हमें, ओके, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड करने हैं, तो वो इम्पैक्ट उनके परफॉर्मेंस पे पड़ता है. ओके, बट इन बाइट स्ट्रीम क्या होता है? एफिशिएंट फॉर हैंडलिंग लार्ज बाइनरी डेटा. यहाँ पे लार्ज बाइनरी डेटा भी इजीली हैंडल कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस ड्यू टू एनकोडिंग. ओके, सो एनकोडिंग से भी परफॉर्मेंस पे यहाँ पे प्रॉब्लम होता है. बट इन बाइट स्ट्रीम एफिशिएंट, नो एनकोडिंग ओवरहेड. ऑब्वियसली यहाँ पे एनकोडिंग ही नहीं है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट इज कन्वीनियंट मेथड फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशन. ओके, सो यहाँ पे दैट इज कैरेक्टर स्ट्रीम में जो मेथड्स होती है वो स्ट्रिंग के लिए यानी स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए कन्वीनियंट होती है, बट बाइट स्ट्रीम में नॉट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशन. कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए परफॉर्म नहीं होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन फॉर टेक्स्ट डेटा. ओके, सो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग ऑफ समथिंग. ओके, सो यहाँ पे हायर लेवल का एब्स्ट्रैक्शन होता है
और बाइट स्ट्रीम में लो लेवल इंटरफेस फॉर बाइट डेटा। ओके, नेक्स्ट इज कन्वीनियंट मेथड फॉर रीडिंग लाइंस। यहाँ पे बहुत सारी मेथड्स होती है, वो कन्वीनियंट होती है लाइन को रीड करने के लिए। ओके, और बाइट स्ट्रीम में बाइट ओरिएंटेड नो बिल्ड इन लाइन रीडिंग मेथड्स। ओके, सो यहाँ पे कोई बिल्ड इन लाइन रीडिंग मेथड्स नहीं होती है, ये बाइट ओरिएंटेड होता है। ओके, नेक्स्ट इज रीड राइट टेक्स्ट फाइल्स। यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं कैरेक्टर स्ट्रीम में, और बाइट स्ट्रीम में हम रीड राइट बाइनरी फाइल्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड इन नेटवर्क कम्युनिकेशन टू सेंड और रिसीव टेक्स्ट डेटा। ओके, सो कैरेक्टर स्ट्रीम में हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन यूज करते हैं टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट डेटा। वैसे ही यहाँ पे बाइट स्ट्रीम में सेंड और रिसीव बाइनरी डेटा, उसके लिए नेटवर्क कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नॉट डिजाइन फॉर हैंडलिंग बाइनरी डेटा डायरेक्टली। ओके, सो यहाँ पे बाइनरी डेटा हैंडल नहीं होता, ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू द कैरेक्टर। ओके, बट इन बाइट स्ट्रीम यहाँ पे बाइनरी मल्टीमीडिया डेटा हैंडल कर सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज सपोर्ट्स वेरियस कैरेक्टर एनकोडिंग। ये तो हमने देखा था पहले ही कि एनकोडिंग को सपोर्ट करता है, एंड यहाँ पे नो एनकोडिंग सपोर्ट। ओके, सो आई होप आपको ये सारे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने फुल क्वेश्चन के आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ऑल क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। ओके, सो अगर आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक तो बनता है ना, इतने एफर्ट्स के लिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 लेकर। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क मी। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।